रातों रात पूरी दुनिया इस तरह बदल गई कि मैं उसे समझ भी नहीं पा रहा था। दुनिया भर में कीमतें लाखों गुना गिर गईं। इतनी कि 1 यूएन से माउंट फूजी खरीदा जा सकता था और 2 यूएन से अमेरिका की वॉल स्ट्रीट खरीदी जा सकती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि सिर्फ मेरा पैसा ही था जिस पर इस सब का कोई असर नहीं पड़ा और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब हो चुका है। तो मैं वहां अपनी मां की तय की हुई एक ब्लाइंड डेट पर बैठा था, जैसे कुछ भी गलत हुआ ही ना हो। और मेरे सामने बैठी वह लड़की मुझे बहुत गंभीरता से देख रही थी। उसने कहा, चलो मैं सीधे सीधे बात करती हूं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे पास कम से कम 100 वर्ग मीटर का एक घर, एक जीप और दुल्हन की कीमत के तौर पर 5 माऊ होने चाहिए। मैं हैरानी से पलकें झपकाता हुआ बोला, क्या 5 माऊ? उसने ऐसे सिर हिलाया जैसे यह बिल्कुल ही सामान्य बात हो। हाँ, 5 माऊ। मैं अपनी भौहें सिकोड़े बिना न रह सका और बोला, रुको, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? उसने अपनी बाहें थोड़ी सी सिकोड़ी और साफ साफ जवाब दिया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूं बेचारे गरीब आदमी। मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया हो, इसलिए मैंने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मिस, मुझे लगता है मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सुना। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह 5 ही है? लेकिन उसने मेरी तरफ मजबूती से देखा और कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना है, दुल्हन की कीमत 5 माऊ ही है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो एक भी सेंट कम नहीं। मैं बस उसे घूरता रह गया, पूरी तरह से हक्का बक्का। और उसने आगे कहा, मुझे पता है कि मैं जो मांग रही हूं वह बहुत जंडी है, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे पालने पोसने में बहुत मेहनत की है। और मेरे दिमाग में विचारों का बवंडर उठने लगा। रुको, क्या दुल्हन की कीमत सच में सिर्फ 5 माऊ है? क्या यह लड़की असल में कोई छिपी हुई अरबपति है? और इससे पहले कि मुझे एहसास होता, मैंने धीरे से कहा, तुम कोई बहुत बड़ी टाइकून तो नहीं हो, है ना? यह सुनते ही उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और झटक कर बोली, यह क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम इसे खरीद नहीं सकते तो भूल जाओ। और फिर उसने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए आगे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। इस कॉफी का बिल भी मैं खुद ही दूंगी, भले ही तुम सिर्फ 1 युआन ही क्यों ना निकालो। और फिर एक ठंडी आवाज में उसने बात खत्म करते हुए कहा, भले ही तुम रो गिड़गिड़ाकर मुझे शादी के लिए बहुत बड़ी रकम भी पेश करो, तब भी मैं राजी नहीं होंगी। और मैंने बस अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया, घर जाने और अपने स्ट्रीमिंग करियर को जारी रखने की तैयारी करने लगा, जिससे मुझे महीने के 10 लाख रुपए मिल रहे थे। लेकिन ठीक उसी पल मेरा फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। मैंने फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? और दूसरी तरफ से एक आवाज आई, हेलो, क्या यह मिस्टर सेन बोल रहे हैं? मैंने थोड़ी सी त्योरियां चढ़ाई, हाँ मैं ही हूं, क्या बात है? और उस आदमी ने जल्दी से समझाया, आपने जो सुबुबिन 747 ऑनलाइन खरीदा था वह सिंगिंजून शहर पहुंच गया है। चूंकि यह चीज बहुत कीमती है, इसलिए हमें यह पक्का करना होगा कि आप इसे खुद आकर कब ले जा सकते हैं। और मैं हैरानी और अविश्वास में हंसे बिना नहीं रह सका। यह क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो बस मजे के लिए एक मॉडल खरीदा था, इसे बस शहर के सेंट्रल स्टेशन पर छोड़ दो। लेकिन वह आदमी तुरंत घबरा गया और बोला, नहीं सर, हाँ हाँ, आप जरूर मजाक कर रहे होंगे, ये एक बोइंग 747 है। अगर हमारे पास 10 गुना ज्यादा हिम्मत भी होती तब भी हम इसे कहीं भी ऐसे ही छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। आपको खुद वहां मौजूद रहना होगा। और मुझे और भी ज्यादा यकीन हो गया कि वे लोग पागल हैं जब मैंने कहा, एक प्लास्टिक का मॉडल जो मैंने सिर्फ 3 रुपए में खरीदा था, उसे आप लोग अपने प्रांत के असली हवाई जहाज की तरह ट्रीट कर रहे हो। ठीक है ठीक है, कहां है वह? मैं बाद में आ जाऊंगा। और उसने जल्दी से जवाब दिया, हम सिंक इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्लेटफॉर्म पर हैं, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। तो पैसे बचाने की कोशिश में मैंने एयरपोर्ट जाते समय रास्ते में 2 बसों को रोका और पूछा, अरे एयरपोर्ट तक जाने का कितना किराया है? और तुरंत ही हर ड्राइवर ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया हो। उनमें से एक ने तेवर चढ़ाकर कहा, कितना बच्चे, क्या तुम अभी तक जागे नहीं हो? तुमने बहुत ज्यादा टीवी ड्रामा देख लिए हैं, तुम असलियत और फिक्शन में फर्क भी नहीं कर पाते। दूसरे ने ताना मारा, आजकल के नौजवान, तुम्हारा घमंड पैरों की बदबू से भी ज्यादा बुरा है, मुंह खोलकर बड़ी बड़ी बातें करते हो। और किसी और ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बच्चे, लॉटरी जीतने के सपनों से चिपके मत रहो। अब वो रातों रात अमीर बनने की कहानियां जो तुम टीवी पर देखते हो, उनमें से 5 भी झूठी होती हैं। एक और आवाज आई, बिल्कुल सही, बस मन लगाकर पढ़ाई करो और कोई ऐसी नौकरी ढूंढो जहां तुम महीने के कुछ पैसे कमा सको। इतना भी हो जाए तो समझो तुम्हारे पुरखों की कब्रों से हरी रोशनी निकल रही है। और जब मैं उन सबकी बातें सुन रहा था तो मैं और भी ज्यादा इस उलझन में पड़ गया, यह सोचते हुए, आज इन लोगों को क्या हो गया है? दुल्हन का मोल तो सिर्फ 5 मायो था, मैं तो बस बस का किराया बचाने की कोशिश कर रहा हूं, चेकिस्ता हूं, और अब लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं। और मुझे थोड़ा गुस्सा आ ही गया, खासकर तब जब एक सूट पहने आदमी ने मेरी तरफ घिन से देखा और कहा, देखो तुमने क्या पहना है, सड़क किनारे की दुकानों वाले कपड़े, कितने भद्दे हैं। अगर हम तुम्हें कुछ युआन में बेच भी दें तो तुम्हारी कीमत कितनी होगी? और मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? और उसने तुरंत ही घमंड से जवाब दिया, मैं सिंघेन सिटी का रखवाला हूं, अगर तुम्हारे पास बस के लिए पैसे नहीं हैं तो जल्दी से नीचे उतरो। और मुझे लगा कि मेरा सब्र टूट गया है। मैंने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम बीमार हो? बस का किराया पूछने में क्या बुराई है? कब से कुछ युआन के बारे में पूछना खुद को बड़ा समझने की बात बन गई है। और जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, पूरी बस में हंगामा मच गया और लोग चिल्लाने लगे, क्या तुमने सुना? उसने कहा,
तुम भी मां नहीं, युआन कह रहे हो। और दूसरे ने हंसते हुए कहा, बच्चे, तुम सपने देख सकते हो, लेकिन सपनों को असलियत समझने की गलती मत करना। पागल होना आसान है। और किसी और ने ताना मारा, कुछ युआन। अगर वह सच में एक युआन भी निकाल पाया तो मैं यह पूरी बस खा जाऊंगा। और उस पल मैं बस वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह से उलझन और अविश्वास के बीच फंसा हुआ। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि पैसे के बारे में मैंने जो कुछ भी समझा था वह सब पहले ही पूरी तरह से उलट पुलट हो चुका था। जब मैं लोगों के उस समूह को मुझ पर जुबानी हमला करते देख रहा था तो मैं साफ देख सकता था कि सूट पहने वह आदमी इस सब का हर पल मजा ले रहा था। उसका सीना गर्व से फूल गया और उसके चेहरे पर एक घिनौनी श्रेष्ठता का भाव छा गया। उसने अपनी जबान से टस्क की आवाज निकाली और फिर कहा, टस्क बस एक बच्चा जो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ है, उसे अपनी हदें नहीं पता। बस बात इतनी है कि अंकल आज अपनी लग्जरी कार नहीं लाए क्योंकि वह अभी सर्विसिंग में है। क्या तुम गलती से गलत बस में चढ़ गए हो? फिर उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे अंकल कहो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा ताकि तुम सवारी कर सको। आखिर मेरी महीने की तनख्वाह ठीक 2.5 सेंट है। और उसके आसपास के लोग जोर से हंस पड़े। उनकी मजाक उड़ाती आवाजें आपस में घुल मिल गईं, मानो वे कोई तमाशा देख रहे हों। जबकि मैं बस वहीं खड़ा सोच रहा था, आजकल लोगों को हो क्या गया है? वे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि यह सिस्टम कोई चाल चल रहा हो? यह सब बहुत ही नकली लग रहा है। अगर इस दुनिया में अमीर लोग सिर्फ 10 लाख ही कमाते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस समय पूरे एक देश से भी ज्यादा अमीर हूं? और यह विचार मेरे मन में इतनी जोर से कौंधा कि मैं लगभग हंस ही पड़ा। मेरा मन एक पल के लिए भटक गया और मुझे उस ब्लाइंड डेट वाली लड़की की याद आ गई। वह सच में काफी खूबसूरत थी। शायद अगली बार मैं पैसे का इस्तेमाल करके उसका मुंह बंद करवा सकता हूं। और इससे पहले कि मुझे एहसास होता, मेरे विचार किसी जंगली दिशा में भटकने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो मैं असलियत से पूरी तरह कट चुका हूं। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे तुम नीचे उतर रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो बस से नीचे उतरो। और मैं अचानक होश में आया। मैंने माथे पर बल डालते हुए कहा, मैंने तो बस ये पूछा था कि किराया कितना है। क्या तुम सब पागल हो गए हो? लेकिन उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बच्चे, तुम तो बस यूएन की बातें करते रहते हो, कभी ये कभी वो। ठीक है, अगर तुम सच में अभी कुछ यूएन निकाल कर दिखा दो तो मैं तुम्हें उसी पल डैड, पिताजी कहकर बुलाऊंगा। और उस पल मैंने जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। मैंने बस अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे निकाल लिए। और जिस पल सबने उन्हें देखा, पूरी बस में सन्नाटा छा गया। मैंने बड़े ही बेपरवाही से 4 सिक्के हवा में उछाले, उन्हें घूमते हुए देखा, कैसे वे रोशनी में चमक रहे थे। और फिर एक तीखी धात्विक आवाज के साथ वे बिल्कुल सही सही मेरी हथेली में वापस आ गिरे। और मेरे आसपास मौजूद हर कोई पूरी तरह से हक्का बक्का होकर वहीं जम सा गया। तभी मैंने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, अरे यह तो बस एक यूएन है, तुम सब इसे लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? लेकिन उन सबकी आंखें मेरे हाथ में मौजूद सिक्कों पर ही टिकी हुई थीं। किसी ने अविश्वास भरे स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, वह चमक, वह बनावट, ये तो असली है। किसी और ने हकलाते हुए कहा, असंभव, ये असली कैसे हो सकते हैं? ये तुम्हारे पास कैसे आए? तुम इतनी बेपरवाही से इन्हें बाहर कैसे निकाल सकते हो? और मैं देख सकता था कि जैसे ही मैंने उन सिक्कों को फिर से बेपरवाही से उछाला, उन सबकी आंखें मेरे हर एक हाव भाव का पीछा कर रही थीं, मानो उन्हें डर हो कि कहीं वे सिक्के जमीन पर गिरकर टूट न जाए। और जब मैंने आखिरकार उन्हें एक हाथ से लपक कर पकड़ा और बिना किसी परवाह के वापस अपनी जेब में डाल लिया, तो पूरे समूह ने ऐसी प्रतिक्रिया दी मानो मैंने अभी अभी कोई बेहद कीमती चीज फेंक दी हो। उनमें से एक चिल्लाया, कितनी बड़ी बर्बादी है यह। दूसरे ने घबराते हुए कहा, क्या होगा अगर यह जमीन पर गिर जाए? किसी और ने कहा, हाँ, क्या होगा अगर यह गलती से नाली में जा गिरे? यहां तक कि किसी ने तो चिल्लाते हुए यह भी कह दिया, अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं उसका गला ही घोंट देता। और मैं बस वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा कि कैसे वे चंद सिक्कों को लेकर अपना आपा खो रहे थे। तभी एक और व्यक्ति अचानक चमकती आंखों के साथ आगे की ओर झुका और बोला, जरा इसे देखो, यह पक्का किसी अमीर खानदान का बिगड़ा हुआ बच्चा है। फिर किसी और ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए कहा, अरे भाई, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली है। मैं इस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की हूं, भले ही मुझे इसके बदले कुछ पैसे ही क्यों ना देने पड़े, लेकिन मैं अब भी वर्जिन, कुंवारी हूं। और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उनकी तरफ ऐसे देखा मानो वे सब पागल हो गए हों। और फिर मैंने बुदबुदाते हुए कहा, क्या तुम कोई सपना देख रहे हो? यह तो साफ जाहिर है कि तुम लोग बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो। फिर मैंने अपनी नजर सूट पहने उस आदमी की तरफ घुमाई और ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम ही वह नहीं थे जिसने कहा था अगर यह सच होता तो तुम मुझे डैड कहकर बुलाते? और जिस पल वे शब्द उस तक पहुंचे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरी जेब की तरफ गई, मैंने देखा कि उसके हाव भाव में तुरंत कुछ बदलाव आया। उसके चेहरे पर छाई शर्मिंदगी पल भर में ही शुद्ध लालच में बदल गई, मानो अभी अभी उसके दिमाग में कोई नया ख्याल आया हो। और वह अचानक आगे बढ़ा और बेशर्मी से बोला, रुको, अगर तुम्हें उम्र के फर्क से कोई दिक्कत नहीं है तो एक अमीर गॉडफादर मान लेने में मेरा क्या बिगड़ता है? और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सिर झुकाया और कहा, डैड, मेरा नाम गैंसी है, आप मुझे गैनर कह सकते हैं। और मुझे घिन सी महसूस हुई और मैंने झल्ला कर कहा, दफा हो जाओ, ये बहुत घिनौना है।
और जब मैंने पागलों के इस झुंड को देखा तो मुझे आखिरकार एक बात का पक्का यकीन हो गया। दुनिया भर में चीजों के दाम सचमुच गिर गए थे, जिसका मतलब था कि इस वक्त मैं पूरे एक देश से भी ज्यादा अमीर था। और जैसे ही यह बात मेरे जहन में बैठी, अचानक एक और ख्याल मेरे मन में आया। अगर लियो रुएन को पता चल जाए कि मैं अब एक बहुत बड़ा रईस बन गया हूं, तो क्या वह सीधे मेरी बाहों में नहीं आ जाएगी? आखिरकार मैंने जो हवाई जहाज का मॉडल खरीदा था, वह अब उसके छोटे भाई के जन्मदिन का तोहफा होने वाला था। मैं उसे खराब नहीं कर सकता था। इसलिए बिना और समय बर्बाद किए मैं तुरंत एक टैक्सी लेकर हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ा। और रास्ते भर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की देवी लियो रुआन के बारे में सोचता रहा। वह लड़की जिसके पीछे मैं पिछले 3 सालों से लगातार पड़ा हुआ था, और उसका छोटा भाई हमेशा मेरी मदद करता आया था। इसलिए मैं हमेशा उसके साथ दरिया दिली से पेश आता था। और कुछ ही देर बाद मैंने कार का दरवाजा खोला और हवाई अड्डे की लॉबी में कदम रखा। मैं अभी अभी कस्टमर सर्विस वाले नंबर पर फोन करने ही वाला था कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। और जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो वह लियो रुआन ही थी। और पल भर में मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई, और मैंने सोचा, यह तो एकदम सही मौका है। अब मैं उसे आखिरकार दिखा सकता हूं कि मैं अब कौन बन गया हूं। इसलिए मैंने फोन उठाया और बड़े उत्साह से कहा, हेलो बेब, मैंने शावी के जन्मदिन का तोहफा पहले ही तैयार कर लिया है। तुम कहां हो? लेकिन तुरंत ही उसकी ठंडी और रूखी आवाज सुनाई दी, मुझे बेब मत कहो, मैं प्लेटफॉर्म पर हूं, यहीं आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और जवाब देने से पहले मैं जरा सा रुका और फिर कहा, अरे मैं भी तो अभी सिंगेन हवाई अड्डे पर ही हूं। क्या बात है? और उसकी आवाज में थोड़ी बेसब्री थी जब उसने कहा, तुम भी एयरपोर्ट पर हो? तो जाओ किसी वेटर को ढूंढो और उससे कहो कि तुम्हें हेलीपैड तक ले जाए। बस इतना कहना, मैनेजर हैंग ने तुम्हें भेजा है। मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया और मेरी भौहें तन गईं, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात मानी। मैं सर्विस एरिया की तरफ गया और मैनेजर हैंग का नाम बताया। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे सीधे एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया में ले जाया जा रहा था। मेरे दिमाग में अभी भी वह सब कुछ चल रहा था जो अभी अभी हुआ था, और मुझे लग रहा था कि कुछ और भी बड़ा होने वाला है। जल्द ही मैंने लियो रियोन को वहां अपने छोटे भाई यांग वेई के साथ खड़े देखा। और जिस पल मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि यांग वेई कितनी बेसब्री से अपने सामने खड़े हेलीकॉप्टर को घूरे जा रहा था। और उसने कहा, वाह, इसे देखो, यह एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, जबरदस्त है ना? मैं उसके और करीब गया और एकदम नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, रियोन सेवे, तुम भी यहीं हो, क्या बढ़िया टाइमिंग है। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके और करीब पहुंच पाता, वह तुरंत पीछे हट गई और ठंडे लहजे में बोली, मुझे मत छूना चेन फेन, चलो अब इसे यहीं खत्म करते हैं। मैं एक पल के लिए वहीं जम गया। मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या? कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रही हो? क्या आज शावी का जन्मदिन नहीं है? लेकिन उसने बिना किसी भावना के मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ मजाक कौन कर रहा है? तुम मेरे लायक नहीं हो, समझे? मेरे सीने में कुछ कस आ गया और मैंने धीरे से कहा, रियोन ऐसा मत करो, मैं भी कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसने मेरी बात बीच में ही काट दी, चलो अब हम अलग हो जाते हैं। और उसी पल मेरे हाथ ने अनजाने में ही मेरी जेब में रखे 4 सिक्कों को कसकर पकड़ लिया। मेरे चेहरे के हाव भाव धीरे धीरे सख्त होते गए और मैंने पूछा, तो फिर मुझे कोई वजह बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव किया है? लेकिन इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाती, यांग वेई आगे बढ़ा और ताना मारते हुए बोला, अच्छा, तुम इसे अच्छा बर्ताव कहते हो? तुमने मेरी बहन के साथ 3 साल तक डेटिंग की, लेकिन उसे एक लिपस्टिक तक नहीं दिलाई, और तुम्हें अभी लगता है कि तुम मेरे जीजा बनने के लायक हो। बस सपने देखते रहो। यह सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा, वही लड़का जिसे मैं अपने सगे छोटे भाई जैसा मानता था। उसे देखकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। ऐसा लगा जैसे गुस्सा उबलकर बाहर आ रहा हो। लेकिन तभी अचानक एक और आवाज बीच में आई, यांग सही कह रहा है, तुम उसके साथ शादी करने के लायक नहीं हो। मैंने ऊपर देखा तो पाया कि एक आदमी अचानक हेलीकॉप्टर से नीचे कूद रहा है। वह 30 से 32 साल का एक नौजवान था, जो सीधे चलकर लू रू यान की कमर में बड़ी नजाकत से अपनी बांह डाल देता है। वहीं यांग वेई मुझे खुली चुनौती देते हुए बड़े गर्व से कहता है, भाई आखिरकार तुम आ ही गए। और मैंने उस आदमी को घूरते हुए माथे पर बल डालकर पूछा, तुम कौन हो? और वह घमंड से मुस्कुराया, मैं इस एयरलाइन का मैनेजर हूं और उसका अभी का बॉयफ्रेंड भी। फिर उसने अपने पीछे खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे देखा, यह मेरा है, और क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा सा लाल लिफाफा दूंगा। और यह कहते हुए उसने बड़े ही बेपरवाही से एक सिक्का निकाला और मेरी तरफ उछालते हुए कहा, इसे ले लो, कंजूसी मत करना। और यांग वेई ने तुरंत उसे लपक लिया। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और वह चिल्लाया, हे भगवान, एक सेंट, धन्यवाद जीजा जी। और आसपास खड़े लोग भी सुर में सुर मिलाते हुए बोले, कितने दरिया दिल हैं, जीजा जी तो कमाल के हैं। तभी यांग वेई हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए बोला, देखा, इसने अभी अभी 1 सेंट दिया है, तुम तो अपनी पूरी जिंदगी में भी इतना नहीं कमा पाओगे। और ठीक उसी पल मुझे एक अजीब सी बेतुकी भावना महसूस हुई। वे लोग सिर्फ 1 सेंट पाकर इतने खुश हो रहे थे। अगर मैं अपने 4 युआन उनके चेहरों पर फेंक देता तो शायद वह वहीं के वहीं डर के मारे मर ही जाते। फिर उस आदमी ने मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखा और कहा, बच्चे, अगर समझदार हो तो अभी यहां से निकल लो, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। तभी यांग वेई ने बेसब्री से बीच में टोकते हुए कहा, जल्दी करो और यहां से दफा हो जाओ, यहां हमारा समय बर्बाद मत करो। मेरी बहन को उसके प्राइवेट हेलीकॉप्टर में चढ़ने से मत रोको।
और जब मैंने जोकरों के उस पूरे झुंड को देखा तो मेरी आंखों में खून की प्यास की एक हल्की सी चमक कौंधी। मेरी आवाज एकदम ठंडी और सख्त हो गई और मैंने कहा, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होगा लियोरियान। तुम जैसे एहसान फरामोश भेड़ियों को एक ना एक दिन अपने किए पर जरूर पछताना पड़ेगा, और जब वह वक्त आएगा तो मदद के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ाने मत आना। लेकिन यांग वेई तुरंत हंस पड़ा। तुम्हारे जैसे एक हारे हुए बेकार इंसान से मदद की भीख मांगेंगे हम? और वह आदमी घमंड से मुस्कुराते हुए बोला, कान खोलकर सुन ले, मेरे पास तो पूरा का पूरा ड्वान है। इस रॉबिन्सन E-44 हेलीकॉप्टर की कीमत सिर्फ 3 है। मेरी टांग का एक बाल भी तुम्हारी पूरी कमर से ज्यादा मोटा है। तुम किस चीज के दम पर मुझसे मुकाबला करोगे? और जैसे ही वह बोल रहा था, उसने मजाक में लूरियोन का गाल भी नोच लिया, जबकि मैंने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम्हारी मानसिक सहनशक्ति इतनी कमजोर है। 3 UN मेरी जेब में रखे 4 स्टील के सिक्के शायद इस पूरे एयरपोर्ट को खरीद सकते हैं। और ठीक जब तनाव फटने ही वाला था, तभी अचानक किसी ने कहा, तुम सब किस बात पर बहस कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक बहुत बड़ा VIP आने वाला है? और तुरंत सबने ऊपर देखा और मैंने एक आदमी को प्रोफेशनल सूट और काले फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए हमारी तरफ आते देखा। और जिस पल यांग वेई ने उसे देखा, उसके चेहरे पर नाराजगी आ गई और उसने कहा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी चाहिए? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लियोरुआन के बगल वाला घमंडी आदमी अचानक घबरा गया और उसने अपना मुंह ढक लिया। उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए और वह बहुत ही इज्जतदार लहजे में तेजी से आगे बढ़ा। प्रेसिडेंट चेन, आप यहां कैसे? यह तो बस मेरा दोस्त है, मैं इसे अभी यहां से ले जाता हूं, अभी। और उसी आदमी को देखकर जो कुछ ही पल पहले इतना अकड़ रहा था, अचानक एक विनम्र नौकर जैसा बन गया। यहां तक कि लूरुआन की नजर भी बदलने लगी, जैसे उस आदमी का एक ही वाक्य उसके जैसे किसी इंसान को धूम दबाकर भागने पर मजबूर कर सकता था। और मैं उसकी आंखों में चल रही हिसाब किताब को साफ साफ देख सकता था। इस इंसान की असलियत क्या है, जो साल का 1 UN कमाता है? वह भी इससे इतना डरा हुआ है। क्या इसकी कीमत 50 है या 100 भी हो सकती है? अगर मैं इसके करीब पहुंच जाऊं तो मुझे उस आदमी का मुंह फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। और ठीक जब वह घमंडी आदमी लूरुखन को खींच कर ले जा रहा था और जाने की तैयारी में था, तो मैंने खुद को प्रेसिडेंट चेन को एक अजीब सी जानी पहचानी भावना के साथ घूरते हुए पाया। और इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, मैंने कहा, अरे प्रेसिडेंट चेन, आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? और जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, हमारे आसपास की हवा एकदम से जम गई। उस घमंडी आदमी का चेहरा पीला पड़ गया, मानो उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई हो। वह घबराकर आगे लपका, मुझे कसकर पकड़ लिया और फुफकारते हुए बोला, यह क्या बकवास कर रहे हो? मैनेजर चेन का तुम जैसे किसी इंसान से क्या लेना देना हो सकता है? लेकिन प्रेसिडेंट चेन ने बस उनकी तरफ शांति से देखा। उनका लहजा सुस्त था, फिर भी उसमें तीखापन था। उन्होंने कहा, क्या बात है? क्या तुम्हें डर है कि मैं कुछ कह दूंगा? और जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, उस आदमी के चेहरे के हाव भाव और भी बिगड़ गए, मानो सब कुछ पूरी तरह से बेकाबू होने वाला हो। हालांकि वह आदमी अभी भी खुद को किसी ऊंचे ओहदे वाले इंसान की तरह पेश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी आंखों में बढ़ती घबराहट साफ देख सकता था, जबकि वह हालात पर काबू पाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, ठीक है, क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर मुझसे कुछ पैसे नहीं लेना चाहते? मैं तुमसे वादा करता हूं कि जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, मैं तुम्हें 50 सेंट दूंगा। और यह कहने के बाद उसने प्रेसिडेंट चेन की बांह पकड़ ली